साथियों नमस्कार। ऐसे की श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट की है बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, और उसी सिलसिले में आज दूसरा लेक्चर है हम लोगों का। तो देखते हैं, जहाँ तक बातों को हम लोगों ने किया था पिछले क्लास में, क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्दर लेक्चर्स। ओके, तो जो आगे की चीज़ें हैं उसको पढ़ने से पहले तो हमने देखा था बेसिकली जिन चीज़ों को हमें याद रखना है। तो पहली बात, हम लोगों ने देखा कि ऐसे क्या होता है। तो ऐसे बेसिकली कुछ नहीं है, वर्ड फॉर्मेट में लॉजिकली अरेंज किया हुआ। तो लॉजिकली अरेंज्ड आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स का सब्सटेंशिएशन, यही है ऐसे। अगर ऐसे की बात करें तो फिर हम लोगों ने इसके बाद में देखा था कि बीपीएससी ऐसे किस तरह से पूछ रही है। तो हम लोगों ने इसमें जाना इस बात को कि बीपीएससी में 300 मार्क्स के ऐसे होने जा रहे हैं आपके सामने में। एंड इन 300 मार्क्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, 2 एंड 3। हर सेक्शन में 4 टॉपिक दिए गए होंगे आपके सामने में, उनमें से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। और जो थर्ड सेगमेंट है वो बिहार स्पेसिफिक होगा। और बिहार स्पेसिफिक में वो बिहार से रिलेटेड, अब तक तो जो यही रहा है कि फोक बेस्ड ईडियम्स के ऊपर में टॉपिक रहा है, यानी कि क्षेत्रीय लोकोक्तियों के ऊपर में टॉपिक रहा है। लेकिन इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक थीम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बिहार से संबंधित कोई भी विषय वस्तु आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, वो ये था कि कुछ कॉमन मिथ्स हमने देखे थे जो ऐसे लिखने से संबंधित हैं। किसी को लगता है कि उसे पढ़ने की बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी गलत है। किन्हीं को लगता है कि उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा ऐसे में, ये भी गलत है। फिर किन्हीं को लगता है कि उनकी भाषा जो है बहुत ज़्यादा उनके पास में शब्दावली नहीं है, बहुत अच्छा लिखने का अभ्यास पहले से नहीं है, तो वो अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ये सारी भ्रांतियां हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए था, तो मैंने पहले क्लास में बोला। फिर हमने ये भी बताया ऐसे को याद करके अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो इट इज़ नॉट गोइंग टू पे यू मच। ओके, कितना ही याद कीजिएगा और क्या याद किए हुए सारी बातों को आप लिख देंगे, तो दोनों ही बातें हैं, है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें ऐसे को सीखना है कि ऐसे आखिर होता लिखा कैसे जाता है। इस बारीकी को समझने की कोशिश करनी है हमको। उसके बाद में इतनी सारी चीज़ों के बाद में हमने ऐसे के बेसिक स्ट्रक्चर को भी समझा था कि भाई ऐसे होता है तो उसमें ऐसे के 3 लिम्ब्स हैं बेसिकली। ऐसे अगर हम ले उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, अगर मैं कहना चाहूँ तो इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। बातचीत होगी इन सब के बारे में, है ना। तो निबंध के 3 अवयव हैं। इंट्रोडक्शन का जो भूमिका हम लिखते हैं, बॉडी, फिर जो मुख्य भाग होगा, और उसके बाद में जो कंक्लूजन है उसको अपन देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये तीनों चारों चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हमने आपको बोला था कि भाई प्रिपरेशन फिर क्या करना है। तो देखिए, प्रिपरेशन बेसिकली हमें ये इस अंदाज पे रखना है कि हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए एस्से का प्रिपरेशन, वो 2 फेजेस या यूं कह लें कि 2 कंपोनेंट में विभक्त होना चाहिए। 2 लिम्ब्स हैं उसके। पहला कि हमें ये सीख लेना है हाउ टू राइट एस्से, निबंध कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि व्हाट टू राइट इन एस्से, ये जानने की ज़रूरत है, व्हाट टू राइट इन एस्से। तो बेहतर तरीके से एस्से को कैसे लिखा जाए, इसको समझते हुए
हमें ये भी जानना है कि अगर किसी भी दिए गए विषय वस्तु, कोई भी दिया गया विषय वस्तु है, तो उसके बारे में हमारे पास में बेसिक आर्गुमेंटेशंस, बेसिक एग्जांपल्स होने चाहिए जिनको हम ऐसे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ों की एक तैयारी हमें करने की ज़रूरत है, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रिपरेशन को कुछ इस हिसाब से रखने की आवश्यकता है कि हम अपने ऐसे के अंदर में प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें और प्रिपेयर अच्छे से कर सकें, ताकि हम एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म अच्छे से कर सकें। प्रिपेयर करना मतलब ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, फिर टाइम बाउंड मैनर में लिखने की आदत रखनी है, फिर परफॉर्म तभी हम कर पाएंगे ना जब इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो। और मैं लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसे जितना आप जीएस में टाइम देते हैं, पढ़ने की इनफैक्ट देने की ज़रूरत है, उससे बहुत कम समय में बहुत अच्छा निबंध लिखने की तैयारी आप कर सकते हैं। ओके, तो ना तो इस पूरे सेगमेंट को लाइटली लेना है और ना इससे बहुत ज़्यादा डर जाना है। एक स्ट्रक्चर्ड या व्यवस्थित तरीके से आपकी तैयारी होगी तो आप निबंध वाले जो आपके सेगमेंट हैं एग्जामिनेशन में, बीपीएससी मेंस में, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो अब मैं आपके सामने, यही तो हो गई बात, अब यहाँ से आगे चलते हैं। और आज जो मैं सबसे पहले चीज़ को आपको डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास में जब भी निबंध का टॉपिक दिया जाता है तो आपके पास में कोई एक टॉपिक नहीं दिया जाता लिखने के लिए। मैं जैसे एग्जाम्पल की तरह से कहूँ तो 3 सेगमेंट होंगे, तो जैसे ही सेक्शन ए आपका पूछा गया आपसे, अब मान लेते हैं इसमें 4 टॉपिक दिए गए होंगे, ए बी सी एंड डी। अब इन चारों ही टॉपिक को आपके सामने में रख दिया जाएगा और इनमें से बोला जाएगा किसी एक पर लिखो। देखने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऑप्शंस हैं, हमें किसी एक पर ही लिखना है, परंतु ये ऑप्शन कई दफ़ा इन बच्चे को, बहुत ज़्यादा आस्पिरेंट को कंफ्यूज कर देता है कि किस टॉपिक पे लिखा जाए। तो हम सही टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करें, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर में, और ये कला हमें सीखनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सेम प्रिपरेशन पर सही टॉपिक चुना, सही टॉपिक चुनने से आपका मार्क्स 15 से 20% या यूं कह लें 15 से 40% तक बढ़ सकता है अगर आपने अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक टॉपिक को चुना। और अगर आपने गलत टॉपिक चुन लिया तो आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसमें कम हो सकते हैं। 15 से 40% तक का मार्क्स का डिफरेंस आपके पास में आ सकता है। तो जो मार्क्स मान लेते हैं कि सही टॉपिक चुनने के बाद 100 में आपके 70 के आसपास आ सकते थे, वो गलत टॉपिक चुनने के बाद मार्क्स घट करके आपके सामने में 30 या 40 भी हो सकते हैं। तो इतना का फर्क आता है। तो इसको कैसे तरीके से हमें चुनना चाहिए, ये इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके सामने में एक लाइव एग्जाम्पल लेता हूँ कि टॉपिक 4 मैं आपके सामने में रखता हूँ, उनके सामने मैं आपको लिखने के लिए मैं बोलूँगा कि आप लिखने से पहले मतलब सेलेक्ट करने के लिए बोलूँगा, और उसी में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सही टॉपिक चुनना है। और मैं आपको ये बता दूँ कि हर बच्चे का, हर एस्पिरेंट का जो चुना हुआ टॉपिक होगा वो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपके लिए अगर ए टॉपिक अच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी वही टॉपिक सूटेबल होगा। तो कैसे चुनते हैं इसको देखने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि पहला टॉपिक था आपके सामने में फार्मर्स ऑफ इंडिया at crossroads of opportunities and challenges। चुनौतियों एवं अवसरों के
दोराहे पर खड़ा, भारतीय किसान। ये मान लेते हैं पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपके सामने में है टेकिंग केयर ऑफ child is the first step of nation building. Taking care of child is the first step of nation building. मतलब बच्चों की उचित देखभाल राष्ट्र निर्माण के दिशा में पहला कदम है। ये दूसरा टॉपिक आपके पास में। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। नाउ इज द टाइम टू एक्ट। कार्य करने का समय अभी है। अभी या अब है। तीसरी बात। चौथी बात आपके सामने मैं रखता हूं टॉपिक। इफ you think you can do, if you think you can, you can. If you think you can't, you can't. यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 4 टॉपिक्स मैंने आपके सामने में यहाँ पे अभी प्रेजेंट किया, ठीक है ना। ये चारों टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर में लिखना है। तो अब आप सही टॉपिक अपने हिसाब से, सही आपके लिए जो टॉपिक है वो आप उसका चुनाव कैसे करेंगे, तो यह एक समस्या विद्यार्थियों के बीच में आती रहती है,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत साधारण सा तकनीक बताना चाहता हूँ। आप क्या कीजिए ना, शुरू शुरू में ये काम करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ, या इसको कहा जाता है डिसीजन मैट्रिक्स मेथड। डिसीजन मैट्रिक्स मेथड बनाते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्या करना है ना कि आप ऐसा एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा एक टेबल क्रिएट कर लीजिए। इस टेबल में आप क्या कीजिए कि यहाँ सीरियल नंबर है ना, ये टॉपिक ऐसा कर लीजिए कि यहाँ सीरियल एसएल नंबर कर लीजिए। यहाँ पे चारों टॉपिक को लिख देते हैं कि ये हो गया टॉपिक 1, ये हो गया टॉपिक 2, ये हो गया टॉपिक 3, ये हो गया टॉपिक 4। मान लेते हैं 4 है तो ठीक है, 4 सही, ज़्यादा होते तो उसके हिसाब से और आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आपको कि अलग अलग पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ, उनको इस साइड में रखना है। जैसे पहला पैरामीटर आपके सामने में ये होगा कि जो भी दिया गया टॉपिक है वो आपके ऑप्शनल पेपर से कितना नज़दीक है। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ कर देते हैं, पैरामीटर्स इसको सीरियल नंबर यहाँ कर देता हूँ, एसएल नंबर पैरामीटर। अब पहली बात है कि हाउ क्लोज इज द टॉपिक फ्रॉम योर ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल या फेवरेट पेपर। आपने कई सारे पेपर्स पढ़े होंगे, सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे एग्जामिनेशन की तैयारी करने के दौरान में, तो उनमें आपका जो सब फेवरेट सब्जेक्ट हर स्टूडेंट का होता है कि जिसमें लगता है कि हम इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसमें ज़्यादा हमने पढ़ाई कर रखी है, तो या तो वह सब्जेक्ट या फिर आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसको आप एक पैरामीटर बना लीजिए और आप बताइए कि आपके सामने दिया गया टॉपिक आपके उस फेवरेट या ऑप्शनल सब्जेक्ट से कितना नज़दीक है, और उसके हिसाब से आप हर टॉपिक को 0 से 10 तक के बीच में आप इस स्केल पर आप नंबर दीजिए। ठीक है, जैसे ये टॉपिक है, मान लेते हैं यहाँ है ना, तो अब देखिए यहाँ पे पहला है टॉपिक फार्मर को लेकर के, है ना, तो फार्मर को लेकर के पहला है कि फार्मर्स ऑफ इंडिया एट द क्रॉस रोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अगर आपका इकोनॉमी पेपर अच्छा है या इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी का पेपर अच्छा है, या फिर आपने अर्थशास्त्र का के ऊपर में आपने अध्ययन किया है, या आपका अगर ऑप्शनल पेपर है तो उससे ये ज़्यादा नज़दीक होगा तो आप इसमें ज़्यादा मार्क्स दे सकेंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि किसी का सोशियोलॉजी पेपर रह चुका है या उसने इंडियन सोसाइटी के ऊपर में अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि सेकंड वाले टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा। ठीक है, जो बच्चों के ऊपर में बात करता है ना। इसी तरीके से कोई बच्चा है जिसने, कोई एस्पिरेंट है जिसने फिलॉसफी के ऊपर में ज़्यादा पढ़ाई की है या एथिक्स नीति शास्त्र को ढंग से पढ़ा है, उसकी जानकारी उसके पास में है अगर,
तो या लिटरेचर उसके लिए उसने पढ़ा है, साहित्य पढ़ा है, चाहे हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो रहा हो, तो हो सकता है कि उसके लिए जो फिलोसॉफिकल थीम्स के टॉपिक हैं उनको हैंडल कर पाना उसके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो वो इन दोनों में कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स देगा, है ना। तो इस हिसाब से अपने आप को आप स्केल पर नंबर देना शुरू कर दीजिए। तो हर बच्चे का अपना ऑप्शनल पेपर या फेवरेट सब्जेक्ट अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना इसमें मार्क्स दे देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट था, उसने 6 मार्क्स दिया, इसमें दूसरे में 5 दिया, तीसरे में 8 दिया, चौथे में 4 दिया, कुछ इस तरह से बन गया इसका। तो ये पहला आपने काम किया। इसके बाद आप दूसरा, इसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है। अब आप ये एक पैरामीटर लगाइए, क्या आपने दिए गए विषय को ठीक तरह से समझ लिया? क्या दिया गया विषय वस्तु जो है आपको अच्छे से समझ आ गया है? और इसमें फिर आप स्केलिंग दीजिए। किसी को कोई विषय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दूसरा विषय अच्छे से समझ में आया होगा, तो उस हिसाब से आप अपना आपको यहाँ पे स्केलिंग कर दीजिए। मान लेते हैं कि इसमें आपको आपने खुद को दिया 5 दिया, इसमें 9 दिया, इसमें 7 दिया या 6 दिया, इसमें नहीं अच्छे से समझ में आया तो 2 दे दिया, एकदम ही नहीं समझ में आया तो 0 दे दिया। तो इस हिसाब से आपने दूसरा अपना जो कॉलम है उसको आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, इसके बाद में आप तीसरे उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा पैरामीटर आपका क्या होगा? अब आपको है ना कि इसमें बात करना है, क्या आप मतलब क्या आप 3 से 5 अच्छे उदाहरण या केस स्टडी उदाहरण फैक्ट सोच पा रहे हैं? अच्छे से ध्यान से इसको बने रहिए वीडियो में और सीख लीजिए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप मान लेते हैं कोई टॉपिक है, जैसे ये वाला टॉपिक था, बात करते हैं इस टॉपिक की, तो फार्मर्स ऑफ इंडिया है। तो फार्मर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल्स फैक्ट्स आप कलेक्ट कर पा रहे? 3 से 5 मिनिमम। ठीक है, जैसे क्या आपको पता है कि फार्मर्स की जो एनुअल इनकम है फार्मिंग कम्युनिटी की वो कितनी है? क्या आप ये फैक्ट आपके दिमाग में है? क्या आपके दिमाग में ये फैक्ट है कि जो हमारे भारत में जो फार्मर्स हैं उसमें से छोटे किसान कितने हैं, बड़े किसान अनुपात में कितने हैं? द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, डू यू नो अबाउट देम? अगर आता है तो चलिए दूसरा फैक्ट आपके सामने में हो गया। आपने कहीं सुना है कि फार्मर्स की स्थिति जहां बहुत ज़्यादा ख़राब रही हो बीते दिनों में, और वहां से बहुत ज़्यादा फार्मर्स के डिस्ट्रेस की बातें, खबरें या फार्मर्स सुइसाइड की खबरें आ रही हैं बाहर, या तो ये एक तीसरा पैरामीटर हो सकता है। जैसे मराठवाड़ा इज़ अ रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्थिति फार्मर्स की मराठवाड़ा और विदर्भ में डिस्ट्रेसफुल रहा है बीते कुछ दशकों में, ये रीज़न बिकॉज पानी उतना ज़्यादा वहाँ अवेलेबल नहीं है। फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है इंडिया की, बिहार की। फिर इसके बाद में क्या आपके पास में स्कीम्स आपको याद आ रहे हैं गवर्नमेंट के? कुछ अच्छे फार्मिंग इनिशिएटिव्स जो आपको दिमाग में आने चाहिए, कि अगर कोई आ रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आपके दिमाग में कोई यंग फार्मिंग एंटरप्रेन्योर्स दिमाग में आ रहे हैं? ठीक है, जैसे एक किनाया ऑर्गेनिक फार्म है जिसमें
एक तरफ एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशुपालन होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग दूसरे तरफ होता है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने डेवलप कर रखा है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वो भी दैट टू विद द हेल्प ऑफ इंडिजिनस काउ ब्रीड्स, जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनको लेकर के। तो इस तरह के क्या एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अपने आप को रेट करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि कम से कम 3-5 अगर दिमाग में आ रहे हैं तो फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आप इससे बिल्ड करेंगे तो अगर आपको ज़्यादा आने लगेंगे तो इट्स ओके, ठीक है ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप आराम से उस ऐसे को हैंडल कर सकते हो, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से दूसरा चाइल्ड को लेकर के आप कीजिए। तो और यहाँ पे आप एक अपने आप को 1 to 10 में आप जो है, या 0 to 10 में आप अपना स्केल पे मार्क दे दीजिए कि मान लीजिए चलिए इसमें हमको 5-4-5 आ रहे थे, इसमें हमको 8-10 दिमाग में पहले ही आ गए तो चलो इसको 9 दे दिया, इसमें मेरे को 2 ही आ रहे हैं तो चलो इसको 3 मार्क्स दे दिया, इसमें एक भी नहीं आ रहा है 0 नंबर दे दिया, चलो। तो इस तरह से हमने तीसरा ये काम खत्म किया, ठीक है ना। तो ये तीसरा काम जो था जो हमको यहाँ पे करना चाहिए था। इसके बाद में हमें क्या करना है कि उदाहरण वाला काम तो आपने देख लिया, अब आप ये देखेंगे कि क्या आपने इस विषय पर एसए की क्लास में डिस्कशन सुना है, या चलिए डिस्कशन की बात कर लेते हैं, ऐसे क्लास को हटा भी दें, आपने क्या इस पे पहले डिस्कशन सुना? अगर ऐसे क्लास में क्लासरूम में डिस्कशन हुआ है तब तो बेस्ट है ना। क्या अगर सुना है या इसके बारे में आपने लिखा है या पढ़ा है, पहले लिखा है, या मतलब इस टॉपिक के ऊपर में आपका कुछ ना कुछ आपने वर्क पहले से कर रखा है एग्जाम हॉल में जाने से पहले। जैसे फार्मर के ऊपर में आपने क्लास में मान लो डिस्कशन सुना, कोई दूसरा टॉपिक पे आपने वहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर में किसी आर्टिकल्स को, एडिटोरियल्स को आपने पढ़ा है, तो इन सब के आधार पे फिर से आप इस मैट्रिक्स में अपने आप को नंबर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद में आप इसके ऊपर में नंबर दे सकते हैं। उसके बाद में फाइनली मैं आपको कहूँगा, ये चौथा पॉइंट हो गया, इसको आप बना लेंगे। और लास्ट एक पॉइंट जो है, 5th पॉइंट, आप ये बता देंगे कि क्या आपको समसामयिक या करंट रिलेशन मिल रहा है, या क्या आप समसामयिक या करंट रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं? टॉपिक के साथ में तो क्या आप कोई करंट रिलेशन ढूंढ पा रहे हैं टॉपिक के साथ में? तो इसके बारे में भी आप खुद को देखिए कि हाँ, अभी जैसे फार्मर्स के ऊपर में कुछ दिनों पहले फार्म बिल आया, उसके बाद में भी अभी फार्मर्स को लेकर के कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो ये करंट टॉपिक से आप इसको रिलेट कर पाए। चिल्ड्रन को लेकर के क्या आप ऐसा ही सोच पा रहे थे? क्या आप इसी तरीके से कोई ऐसा विषय सोच पा रहे हैं, कोई समसामयिक घटनाक्रम जहां एक असंभव सा दिखता हुआ किसी विषय पर, या मतलब असंभव सा दिखता हुआ कोई कार्य किसी ने कंप्लीट किया? तो थर्ड टॉपिक जो आपका है कि अगर आप सोच पाते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ अगर आपने सोचा हो, या आपके दिमाग में कोई करंट एग्जाम्पल्स आपके सामने में आ रहे हों, तो आप उसको यहाँ पे लिखिए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए आप मैट्रिक्स में फिर से यहाँ पे, ये आपका लास्ट मैट्रिक हो जाएगा, उस पर आप अपना नंबर देना शुरू कर दीजिए। तो वही मैंने बोला, करंट
रिलेशन अगर आप ढूंढ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और उसके बेसिस पे आपने मार्क कर दिया। जैसे मान लो तो इसमें भी मैं रैंडमली कुछ नंबर्स भर देता हूँ। अब आपके पास में ये पूरा का पूरा पैरामीटर रेडी है। अब आप क्या कीजिए कि 50 पॉइंट्स में से आपने टॉपिक 1 में कितना पॉइंट गेन किया, टॉपिक 2 में कितना पॉइंट गेन किया, टॉपिक 3 में कितना पॉइंट गेन किया और टॉपिक 4 में कितना पॉइंट गेन किया, इन सबको आप ऐड कर लीजिए इंडिविजुअली। तो जैसे अगर मैं टॉपिक 1 की बात करूं तो यहाँ 6 5 11, 11 7 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, तो 33 आउट ऑफ 50 आई एम गेटिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 8 हो गए 31, और 31 और 4 हो गए 35, तो यहाँ पे 35 आ गया। इसी तरीके से टॉपिक 3 में आप देखिए, टॉपिक 4 में देखिए, और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा आपने पॉइंट गेन किया आप उस टॉपिक को बहुत इजीली आप एड्रेस कर सकते हैं। आप उसको लिख करके एग्जाम में जाइए, उस टॉपिक पे आप आंसर लिखिए। तो आप अपने हिसाब से, अपने सेट ऑफ लिमिटेड नॉलेज जो भी आपके पास उस समय होगा, उसमें से बेस्ट आंसर जो आपका हो सकता है वो उसी टॉपिक पे होगा जिस पे आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। तो ये एक ऑब्जेक्टिव वे है, वस्तुनिष्ठ तरीका है सही टॉपिक तक पहुंचने का। टॉपिक को कभी भी गट फीलिंग के ऊपर में नहीं लिखना चाहिए। इमीडिएटली आपके दिमाग में कोई एक एग्जाम्पल आ गया, आपको लगा कि इसके ऊपर में चलो मुझे ये याद है, चलो इसको लिखने की शुरुआत कर देते हैं। अब ऐसे तो एक एग्जाम्पल पे लिखा नहीं जा सकता, एक आध पन्ने लिखने के बाद आपके हाथ रुक जाएंगे। तो वो नहीं करना है, एक प्रॉपर वे में एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक पे हमें लिखना है, किस टॉपिक पे अन्वेषण करने के बाद में, शोध करने के बाद में आप तय कीजिए कि इस पे लिखना है या इस पे नहीं लिखना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सही टॉपिक का चुनाव एस्से के अंदर में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में यहीं से आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है।